हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने से पहले मैं ये चाहूँगी कि जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन बच्चों के लिए जो ये नॉलेज नहीं ले पाते, स्कूल्स में सही प्रॉपर जानकारी उन्हें नहीं मिल पाती है, या बहुत से ऐसे जगह पे मैंने विज़िट किया जहाँ कोई क्लासेस नहीं होते अकाउंटेंसी के, तो ये विषय उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है। इस विषय को कैसे आसान बनाया जाए, कैसे घर बैठकर आप इस अकाउंटिंग के कंसेप्ट को जान सकें, इसका एक प्रयास मैं कर रही हूँ जिसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँच सके। अब मैं आज के टॉपिक पे बात करूँगी। मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और इसमें क्या क्या कारण से रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है इसको एक बार मैं फिर से बता दूँ। जब कोई प्रॉफिट में रेशियो में चेंज होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण, जब कोई पार्टनर नया पार्टनर फर्म में आता है तब क्या क्या चेंजेस अकाउंट्स बुक में करने पड़ते हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। जब या फिर कोई पार्टनर रिटायरमेंट के समय रिटायर कर रहा होता है या किसी की डेथ किसी कारणवश हो जाती है, तो इस कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या चेंजेस किए जाएंगे। और दो भी कारण हैं जो हायर क्लासेस में डिस्कस किए जाएंगे, लाइक अमलगमेशन ऑफ टू फर्म, जब दो फर्म एक साथ मर्ज होकर नया पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करते हैं, या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म सेल हो जाता है, किसी नए पार्टनरशिप फर्म में टेक ओवर कर लेता है। तो इस तरह से जो केसेस मैंने आपसे अभी डिस्कस किया, इसको मैं डिस्प्ले भी कर रही हूँ कि ये क्या क्या कारण है जिसकी वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो अगर मैं क्लास 12th के सिलेबस की बात करूं, क्लास 12th में जो टॉपिक हमें कवर करना है उसमें जो मेन कारण है, 4 कारण हैं जिसकी वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसको कवर कर लेना है। जिसमें एक टॉपिक मैंने ऑलरेडी अपने एक पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तब क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने होंगे, और बिना अकाउंट्स बुक को इफ़ेक्ट किए भी रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जा सकता है जस्ट बाय पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री। इस पे मैंने आपसे डिस्कशंस किया था। आज जो मैं एडमिशन के केस में, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, पहली बात तो ये जाने कि नए पार्टनर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो कभी कभी व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इनवाइटिंग अ न्यू पार्टनर इनटू ए फर्म, तो इसके पीछे अगर रीज़न की देखें तो 2 रीज़न हो सकते हैं। एक, या तो कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है तब कोई नए पार्टनर को इनवाइट करता है एग्जिस्टिंग पार्टनर, या फिर मैनेजेरियल हेल्प चाहिए। मैनेजेरियल हेल्प एम्प्लॉय से भी मिल सकता है, स्टाफ से भी मिल सकता है, लेकिन वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इट हैज़ वेरी लिमिटेड रिसोर्सेस, तो मे बी दिस मच इज़ नॉट अफोर्डेबल एंड सैलरी इज़ नॉट अफोर्डेबल, ये भी वजह हो सकती है। या फिर जो एक ओनर का जो संभालने का बिजनेस का जो तरीका होगा, एक एम्प्लॉय के में डिफरेंस आ जाता है, तो मैनेजेरियल सपोर्ट एक कारण हो सकता है। और दूसरा, कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, तब उस वजह से भी हम किसी नए पार्टनर को फर्म में लाते हैं। और भी अदर रीज़न्स हो सकते हैं, मेनली ये 2 रीज़न्स हैं। या फिर कोई इन्फ्लुएंसिंग पर्सन है, उसको अगर हम चाहते हैं कि अगर वो पार्टनरशिप फर्म में एसोसिएट हो तो ये बिज़नेस हायर लेवल तक पहुंच सकता है, ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। तो ये सब कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से नए पार्टनर को फर्म में लाया जाता है। अब अगर हम अकाउंटिंग की सेंस में बात करें तो क्या क्या चेंजेस अकाउंट्स बुक में करने होंगे, जिसकी जो एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उसको भी मैं लिस्ट दिखा रही हूँ जो आपको जान लेना है, तभी आप न्यूमेरिकल फुल फ्लेज क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अब तो जो कि पैटर्न चेंज हुआ है, MCQ क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, खासकर टर्म 1 में जो जो सिलेबस है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके सामने हो सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अभी परेशानी स्टूडेंट्स को आ रही है MCQ क्वेश्चन में, क्योंकि फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है जब आप सारे एडजस्टमेंट समझ जाते हैं, लेकिन उसको आपको डिटेल में समझना होगा, एक एक एडजस्टमेंट्स को आपको समझना होगा। तो उसको मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूँगी, लेकिन जितने भी नंबर ऑफ़ एडजस्टमेंट्स हैं एक सेशन में संभव कंप्लीट नहीं है इनको कंप्लीट कर पाना।
तो मैं लिस्ट दिखा दूं आपको क्या क्या एडजस्टमेंट्स करना है। पहले तो न्यू रेशियो निकालना आना चाहिए, क्योंकि जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन सबसे पहला टॉपिक होता है। दूसरा टॉपिक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट अकाउंट है, हर एक रिकन्स्टिट्यूशन के केस में ये पहला अकाउंट बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो आपको एडमिशन में भी बनाना है, रिटायरमेंट में भी बनाना है, डेथ में भी बनाना है। तो उसके कंसेप्ट को समझना होगा कि किस रूल्स पे रिवैल्यूएशन अकाउंट है, क्या किस रूल्स पे इसको प्रिपेयर करते हैं और क्या क्या आइटम इसमें दिखाते हैं। उसके बाद पहले मैं एक लिस्ट की डिस्कशन कर लूँ, फिर मैं रिवैल्यूएशन को और डिटेल में बताऊँगी, इसलिए अंत तक इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। उसके बाद आपका यहाँ पे जो भी रिज़र्व्स है, जितने भी रिज़र्व्स अभी तक पार्टनर्स ने मेंटेन किए हैं, एक्युमुलेट किए हैं प्रॉफिट्स को, उसको भी डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, क्योंकि इसमें सारे ओल्ड पार्टनर्स का ही शेयर होता है, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट करना ज़रूरी हो जाता है। जब कोई नया पार्टनर फर्म में आए उससे पहले ये डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है। या फिर कोई प्रीवियस लॉसेस पहले से एसेट साइड में नज़र आ रहा है, उसको भी एडजस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये लॉस उनके पीरियड का है। नए पार्टनर को इस लॉस में कोई भी एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे लॉसेस की बात करें, रिजर्व्स की बात करें, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस, दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग एक अलग सेशन में डिस्कस करेंगे। इसका भी एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है, क्योंकि जो नया पार्टनर फर्म में आ रहा है वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस में आ रहा है, तो उसका यहाँ पे जो ओल्ड पार्टनर्स ने जो स्ट्रगल, जो संघर्ष करके बिजनेस को इस लेवल तक पहुँचाया है, उनको भी इसका कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो डैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ गुडविल अ न्यू पार्टनर विल ब्रिंग, एंड डैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर्स। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो भी लास्ट में कैपिटल एडजस्टमेंट पर भी बात होती है, या तो कैपिटल एडजस्टमेंट नए पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से किया जाए, या फिर पुराने पार्टनर्स के जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है उस बेसिस पे नए पार्टनर से कैपिटल की डिमांड की जाती है। तो जो भी बेसिस हो, मेनली दो बेसिस है जिसके आधार पे कैपिटल डिसाइड किया जाता है कि व्हाट शुड बी द कैपिटल इन अ न्यू फॉर्म। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि कुछ लिस्ट आपके सामने नज़र आ रहा है कि ये सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। तो आज मैं इस सेशन में एक ही टॉपिक कवर कर पाऊँगी, दैट जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, सबसे पहले इसको जाने। तो जब हम बात करें नेचर ऑफ अकाउंट की, तो 3 नेचर के ही अकाउंट होते हैं। जितने भी अकाउंटिंग में हम अकाउंट इन्वॉल्व करते हैं 3 ही नेचर के होते हैं, एक पर्सनल, दूसरा रियल और तीसरा नॉमिनल। तो क्लास 12th के बच्चों को तीनों के रूल पता होंगे कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। तो अगर मैं नेचर की बात करूं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को नॉमिनल नेचर का माना गया है, और नॉमिनल का जो सिद्धांत है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो आपके जितने भी यहाँ पे एक्सपेंस और लॉस को किस आइटम को कंसिडर करना है, कौन से आइटम्स को डेबिट में दिखाना है और कौन से आइटम को क्रेडिट में दिखाना है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। आप जब इसका न्यूमेरिकल बनाओगे तो आपको बैलेंस शीट दी जाएगी, जिसमें कि ऑलरेडी ओल्ड पार्टनर्स के जो भी बिजनेस का जो स्टेटस रहा है on the date of admission of a new partner, what is the status of assets and liabilities or a balance sheet, that will be given to you। assets का लिस्ट दिया रहेगा, liabilities का लिस्ट दिया रहेगा, ये सारे बुक वैल्यू आपको दिए रहेंगे बैलेंस शीट में, उसको बुक वैल्यू कहते हैं। जब नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या रिवीजन किया गया एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, इसकी जानकारी नीचे दी गई है, दी रहेगी। और उसमें आपको ये देखना है कि कौन से एसेट्स की वैल्यू रिवाइज हो रही है और कौन से लाइबिलिटीज़ में चेंजेस आ रहा है, इसको ध्यान से समझना होगा। जो मैं आपको डिस्प्ले कर रही हूँ इस तरह से क्वेश्चंस रहेगा। अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे हम लोग इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे, इसी को समझना है। तो मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके मशीनरी में वैल्यू 1 लाख की मशीनरी दिख रही है और नीचे कह रहा है कि इट इज़ इंक्रीज्ड बाय अप
10%, इंक्रीज्ड बाई 10%, लैंग्वेज पे भी ध्यान दीजिएगा। इंक्रीज्ड बाई 10% की अगर बात करें तो 1 लाख का मशीन जो है 10% से इंक्रीज़ कर गया। तो अब पहले इसको समझने से पहले रूल्स पे थोड़ा बात कर लें, चूँकि इसको मैंने नॉमिनल नेचर का बताया। तो अगर कोई भी एसेट की वैल्यू घटे, डिक्रीज़ करे और लाइबिलिटी इंक्रीज़ करे तो इससे बिजनेस को लॉस है, तो इसको हम लोग डेबिट साइड दिखा देंगे एज़ पर नॉमिनल रूल। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड कहने का मतलब कि बैलेंस शीट में उस लाइबिलिटी का जिक्र नहीं था, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में देयर इज़ अ क्लेम फ्रॉम कस्टमर साइड और सम लाइबिलिटी इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स, नॉट इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स। तो इस तरह से जो भी लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज़ की उसको हम लोग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कहते हैं। इसकी वजह से भी कंपनी का ये एक्स्ट्रा एक्सपेंस है। तो जब आप एक्सपेंस की बात करें, लॉसेस की बात करें, तो इट शुड अपीयर इन द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बात करें क्रेडिट साइड क्या आएगा। तो अगर कोई एसेट की वैल्यू बढ़ रही है और लाइबिलिटीज़ अगर घट रही है तो वो आपको क्रेडिट साइड में उस वैल्यू को दिखाना होगा जिस वैल्यू से बढ़ रही है एसेट्स और जिस वैल्यू से लाइबिलिटी डिक्रीज़ कर रही है। और अनरिकॉर्डेड एसेट अगर कोई है, मान लीजिए बैलेंस शीट में उस एसेट का जिक्र नहीं है लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में उसके बारे में दिया हुआ है, तो उसको भी आपको क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन दिखाना है। तो आप अगर एक रूल की बात करें तो यहाँ पे रूल बहुत आसान है। लाइबिलिटी अगर डिक्रीज़ करे और एसेट अगर इंक्रीज़ करे, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट हो तो वो क्रेडिट साइड दिखना चाहिए। अगर कोई लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज़ कर रही है, एसेट कोई भी आपका डिक्रीज़ कर रहा है या फिर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो वो डेबिट साइड दिखाई। तो ये कारण है जिसकी वजह से फर्म को लॉस हो रहा है या फिर गेन हो रहा है। तो इसको समझने के बाद अब अगर न्यूमेरिकल से बात को समझें तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि बुक वैल्यू मशीन की 1 लाख दिखी, एडिशनल इंफॉर्मेशन में इट इज़ इंक्रीज्ड बाय 10%। तो अब देखिए अगर ये इंक्रीज़ कर रहा है तो मैंने जो रूल आपको समझाया कि क्रेडिट साइड में बाय मशीनरी आप 10,000 से दिखाओगे, एज डिफरेंस ओनली विल अपीयर इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। जितने से इंक्रीज़ करे और जितने से डिक्रीज़ करे इस बात पे ध्यान दीजिएगा। लाइबिलिटीज़ की बात करें, मान लीजिए कि एक प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट जो आप क्लास 11 से सुनते आ रहे हो, कोई प्रोविज़न बनाया गया। अब अगर लाइबिलिटी आपकी जो भी कलेक्शन सिस्टम है अच्छी है और आपका बैड डेब्ट बहुत कम हो रहा है, तो वहाँ पे अगर आप प्रोविज़न को डिक्रीज़ कर रहे हो, जो प्रोविज़न आपने 2000 का बनाया था उसको घटा के आपने 1000 का कर दिया, तो वैसे कंडीशन में जो 1000 की लाइबिलिटी डिक्रीज़ कर गई, डैट ऑल्सो अपीयर्स इन द क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। या फिर कोई ऐसा अनरिकॉर्डेड एसेट है, जैसे देयर वाज अ ओल्ड कंप्यूटर बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट वर्थ ₹5000, 5000 का कोई कंप्यूटर था जो बैलेंस शीट के एसेट साइड नहीं दिख रहा था, तो उसको भी आप क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन में दिखाओगे। तो ये जो मैंने आपको क्रेडिट साइड के जो कुछ आइटम एग्जांपल से बताए, आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। अब डेबिट साइड क्या आएगा, जैसे मान लीजिए आपका स्टॉक था, स्टॉक दिया हुआ है सपोज आपके बैलेंस शीट में 10,000 का, और उसमें कह रहा है इट इज़ ओवर वैल्यूड बाई ₹2,000, ओवर वैल्यूड बाई ₹2,000 है, तो 2000 से आपको इसको घटाना होगा। डैट इज़ डेबिट साइड आपको टू स्टॉक करके 2000 दिखाना होगा। तो अब अगर ये कहा जाए लैंग्वेज में कि इट इज़ ओवर वैल्यूड अप टू ₹15,000, तो ये जो अप टू की बात करें तो अब आपका यहाँ पे टू स्टॉक 5000 आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंसेस 10 और 15 के बीच 5000 का है। तो ध्यान से लैंग्वेज को पकड़ना है। बाई अगर लिखा है तो डैट डिफरेंस यू कंसीडर, अप टू है तो 15,000 है, उसमें आपको 5000 का डिफरेंस पता करना होगा। तो बाई में डिफरेंसेस दिया रहेगा, अप टू में डिफरेंसेस आपको पता करना पड़ेगा। इसी तरह से कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, जैसे देयर इज़ ए क्रेडिटर गिवन इन बैलेंस शीट 10,000 and it is 2000 included, that is not to be record, that not likely to be arises। इस तरह से लैंग्वेज लिखे रहेंगे, उसको ध्यान से समझना होगा। तो ये 2000 की लाइबिलिटी जो बढ़ा दी गई है
उसको नहीं कंसिडर करना था, या नॉट लाइकली टू बी अराइजेज है तो यहाँ पे लैंग्वेज को आप समझिए कि यहाँ लाइबिलिटी डिक्रीज कर रही है। एंड नॉट इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर अगर 2000 रहे तो आपको इसका मतलब है कि लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है, तो टू क्रेडिटर। तो ये जो लैंग्वेज है कब बढ़ रहा है कब घट रहा है उसको ध्यान से उस स्टेटमेंट को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये डेबिट साइड को इफ़ेक्ट करेगा या क्रेडिट साइड को इफ़ेक्ट करेगा। नॉट लाइकली टू बी अराइजेज है तो लाइबिलिटी डिक्रीज करेगी। इट शुड बी इंक्लूडेड टू द क्रेडिटर बट इट इज़ नॉट इंक्लूडेड तो लाइबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो ये बात समझ में आई। उसके बाद कोई ऐसी लाइबिलिटी है, देयर इज़ अ क्लेम फ्रॉम द कस्टमर साइड फॉर ₹5000, तो आपको वहाँ पे 5000 रुपये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को मैंने कहा डेबिट साइड दिखाना है। इस तरह से आपको अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को रिप्रेजेंट करना है। बुक वैल्यू और रिवाइज वैल्यू ही सिर्फ इफेक्ट करेगा रिवैल्यूएशन को। अगर कोई एसेट्स में कोई वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, ना ही एसेट में कोई चेंज हुआ है, ना ही कोई लाइबिलिटी में चेंज हुआ है, तो इट विल रिमेन एज इट इज़ एंड इन द न्यू बैलेंस शीट ऑल्सो इट विल बी एज इट इज़ इन द न्यू बैलेंस शीट। देयर विल बी नो रिवीजन इन द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ विच आर नॉट रिवाइज्ड। तो आपको कैसे समझना है कि किसका रिवाइज्ड हुआ किसका नहीं हुआ, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन से आपको समझना होगा, और जो भी चेंजेस आपके होंगे उसको आपको अपने प्रॉपर डेबिट और क्रेडिट साइड में रूल को फॉलो करते हुए रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने कंसेप्ट आपको रिवैल्यूएशन का दिया, इसका आपको अच्छे से समझते हुए न्यूमेरिकल में देखते हुए कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, उस हिसाब से आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाकर टी शेप का फॉर्मेट होता है, डेबिट और क्रेडिट साइड दिखाना होगा। तो ये मैंने आपको रिवैल्यूएशन के कंसेप्ट दिए। उम्मीद है आपको ये अकाउंट समझ में आया होगा। और अब थोड़ी सी बात करें किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे रिवैल्यूएशन किस नेचर का अकाउंट है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी किस साइड दिखाते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट किस तरफ आता है, अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड का क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई आइटम दे दिया गया इट इज़ ओवर वैल्यूड, शो द इफेक्ट इन योर रिवैल्यूएशन अकाउंट, और पास द जर्नल एंट्री ऑल्सो। जर्नल एंट्री की बात करें तो जब भी एंट्री होगी एक आस्पेक्ट रिवैल्यूएशन होगा, दूसरा आस्पेक्ट वो आइटम होगा जिस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ा है। मान लीजिए कि अगर आपका ओवर वैल्यूड है एंड इट इज़ आस्क्ड टू पास द एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक होगा, क्योंकि डेबिट साइड आप स्टॉक दिखाओगे। अंडर वैल्यूड है तो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, देन योर एंट्री विल बी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो ये जो लेजर का जो पोस्टिंग रूल मैंने आपको बताया था क्रेडिट और डेबिट का, उस आधार पे आपको कभी कभी 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें एक एंट्री सही है और 3 एंट्री गलत है। इस तरह से आपसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे मल्टीपल वे है, जो भी प्रॉफिट होता है उसको किस रेशियो में बांटते हैं। तो अगर ये एडमिशन का केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इस तरह से। और डेबिट साइड में अनरिकॉर्डेड एसेट्स किस तरफ रिकॉर्ड होता है, या कोई आइटम दे दिया। तो इस तरह से मल्टीपल क्वेश्चंस आपके सामने हो सकते हैं रिलेटिंग टू दिस टॉपिक। अगर आपको रिवैल्यूएशन का सारा कंसेप्ट पता होगा तो ईजिली यू कैन गिव द आंसर ऑफ ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस गिवन इन द MCQ फॉर्म। तो इसी के साथ आज का जो मैंने आपको जो डिटेल समझाया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अगर नहीं तो कोई तरह के अगर डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर एक नए सेशंस को आप तक पहुंच सके। और दूसरा, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जिन्हें इनकी ज़रूरत है। आपको लगता है कि आप ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत से छात्र हैं जिनको इसके कॉन्सेप्ट की कोई जानकारी नहीं है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत मददगार हो सकता है। और इसी उम्मीद के साथ कि आप इसे शेयर करेंगे, मैं अपना सेशन यहीं पे समाप्त करती हूँ। नमस्कार।